नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सैनी और स्वागत करता हूं आपका सिटी स्कूप में। दोस्तों, हर वर्ष 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं और आज जिस शख्सियत से हम आपको वाकिफ़ कराने जा रहे हैं वो नारी शक्ति का एक बड़ा चेहरा हम कह सकते हैं, एक बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं। आज हम मौजूद हैं IAS नमामि बंसल SDM रुड़की जी के साथ और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा और कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। मैम, अब तक यहाँ तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक IAS बनने के लिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई बहुत बड़े मुकाम पर हूँ। IAS एक सेवा के रूप में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। हमेशा से जब भी थ्रू आउट माई एजुकेशन, मेरा अपनी शिक्षा के दौरान और अपने बचपन के दिनों में ये प्रयास रहा, ये सोच रही कि मैं कुछ ऐसा करूं अपनी लाइफ में जिससे कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। मेरी शिक्षा का जो भी मुझे शिक्षित करने में, एक बच्चे को शिक्षित करने में, चाहे वो बालिका हो या बालक, एक राष्ट्र का बहुत संसाधन लगते हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए कि उस शिक्षा से हम राष्ट्र को कुछ दे सकें। आपने बात की स्ट्रगल की, तो हर्ष, हमेशा से ही मैं इस मामले में कहूँगी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली रही कि बचपन से ही मुझे अपने माता पिता के द्वारा प्रोत्साहन मिला। उन्होंने मेरी शिक्षा को प्राथमिकता दी, हमेशा प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि आप जो भी फील्ड चुनेंगे या जो भी आप आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, बचपन में भी, तो हमेशा उसमें एक्सेल करने की कोशिश करिए। और हर स्तर का उनसे सहयोग और मोटिवेशन मिला। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में यदि संघर्ष और स्ट्रगल रही तो मेरे माता पिता की ज़्यादा रही, और अपने यहाँ जो भी कुछ आज मैं हूँ उसका पूरा श्रेय मैं उन्हीं को दूंगी। तो क्या ये परिवार का सपना था या आपका पर्सनल आप चाहते थे कि मैं IAS? इस विषय में मैं यही कह सकती हूँ कि परिवार का सपना यही था कि नमामि जो भी राह चुने उसमें अच्छा करे, उसको अपने पसंद का प्लेटफॉर्म मिले। ये विशेष तौर से ये फील्ड मैंने इसलिए चुना कि जैसा मैंने पहले कहा कि मेरे अंदर ये था, समाज के लिए कुछ करना है। अपनी शिक्षा से जो भी ज्ञान हमारे पास है या जो भी हम योगदान दे सकते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। हम IAS बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि IAS बनने के बाद उससे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? ज़्यादा तो खैर इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। यस, ये बात सही है कि इस एग्ज़ाम में UPSC की जो परीक्षा रहती है इसमें बहुत कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर भी बहुत रहता है। आपको प्रत्येक चरण में अपने आप को सिद्ध करना होता है और कंपटीशन फियर्स होता चला जाता है प्रत्येक चरण के साथ। लेकिन आत्मविश्वास यदि आप में है, दृढ़ निश्चय है कि हम मेहनत कर रहे हैं और अपने जी जान से पूरी मेहनत कर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन में। रिजल्ट तो ये है कि हमारे हाथ में नहीं होता, परिणाम एक हद तक हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन हमारे हाथ में होती है। तो उसमें कोई कमी ना छोड़ते हुए यदि आप प्रयास करें तो मैं समझती हूँ कोई भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है। IAS बनने के बाद के संघर्ष के विषय में दो ही बातें हैं। पहली ये कि आपको उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना होता है जो कि आपसे की जाती हैं। इतने कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार कर जब आप चुने जाते हैं तो आप पर बहुत सारी अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का भार होता है। अपने आचरण से भी, न केवल अपने कार्य से, अपने आचरण से भी आपको यह सिद्ध करना होता है कि आप इतने लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह रहें। दूसरी जो इसमें मैं चुनौती मानती हूँ वो ये है कि
द नेचर ऑफ द जॉब, जो काम आपको दिन भर करना होता है, कई जटिल समस्याओं में आपको बहुत सूझबूझ से और एक समन्वय स्थापित करते हुए बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ती है, सभी के प्रति खुला नज़रिया रखना पड़ता है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। लेकिन जैसा कि हमें हमारी ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है, हमारे अंदर इनकलकेट की जाती हैं ये वैल्यूज़ की हम एक नागरिक के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें और अपने को सामने वाले की जो भी हमारे पास आया है अपनी समस्या को लेकर, उसके दृष्टिकोण से यदि उस चीज़ को समझें तो उसके लिए कुछ कर पाएं। इसी प्रयास से शायद उस चुनौती को हम ओवरकम कर सकते हैं। मैम, आप रुड़की को मैनेज करना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होता है, रुड़की क्षेत्र को। तो एक वुमेन होने के नाते आपको कुछ चुनौतियाँ सामना करना पड़ा आपको रुड़की को मैनेज करने के लिए? रुड़की में मुझे कुछ महीने हुए हैं और मैं समझती हूँ कि रुड़की शहर को मैनेज करने में कुछ चुनौतियाँ हैं इस क्षेत्र में, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो टीम है उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल बड़ी है और अनुभवी लोगों से हम काम को समझ सकते हैं। और मैंने भी इस क्षेत्र में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है, तो ये मेरे लिए एक 2-वे लर्निंग प्रोसेस रहा। और मुझे लगता है कि महिला होने के नाते मुझे यहाँ पर विशेष तौर पर कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, चाहे वो मेरे अपनी टीम रही हो या फिर पब्लिक, सभी से मुझे सहयोग मिला है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। हम भी अक्सर देखते रहते हैं, आप बहुत अच्छे से डील करते हैं जो भी आपके ऑफिस में लोग कंप्लेन लेकर आते हैं। मैम, अब तक का आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा जो आप हमेशा याद करते हैं? मतलब मैं बेकार लम्हे की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा लम्हा करता हूँ। जी, मुझे लगता है कि कई सारे यादगार लम्हे हैं, लेकिन विशेष तौर पर मुझे याद है कि जब मैं 6th क्लास में थी तो पहली बार जब मैंने एनुअल फंक्शन पे कुछ बोला था और मेरे पेरेंट्स ने ऑडियंस में खड़े होकर मुझे अप्रिशिएट किया था और क्लैप किया था, तो वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। उसके बाद कई सारे ऐसे अवसर आए, लेकिन वो एक शायद पहला मौका था जब मुझे लगा कि मैं अपने किसी काम से उनके अंदर वो प्राइड देख पा रही थी, तो दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। मैम, IAS जैसे ही आप हमने देखा, हमने रिसर्च भी किया काफ़ी, आपने ऑल इंडिया रैंक, आपकी 17th ऑल इंडिया रैंक है, उत्तराखंड में आपने टॉप किया है। तो ये जब आप क्वालिफाई करते हैं उसकी, तब फैमिली की रिएक्शंस क्या होती हैं और आपकी क्या रिएक्शंस? देखिए, जो जैसे ये जो सारे फैक्ट्स होते हैं कि हमारी क्या रैंक है और स्टेट में पोजीशन इत्यादि, ये सब तो शायद बहुत बाद में कैलकुलेट हो पाती हैं, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद इमीडिएट रिस्पांस शायद मेरा तो डिसबिलीफ का ही था। आई वाज पहले सिंक इन नहीं करता है कि एग्जैक्टली ऐसा फाइनली आपका जो ड्रीम था कि हाँ एक दिन शायद हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे, वो एक्चुअली में हो गया है। तो इनिशियली इट वाज डिसबिलीफ, और परिवार में सभी बहुत खुश थे, और माता पिता, मेरे भाई, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। अभी तक मतलब आज हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारे समाज के यूथ हैं उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी देखी जा सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि जब से फ़ोन आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, तो लोगों के अंदर पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है और वो कंसिस्टेंसी एक जगह नहीं रख पाते। तो आपने अपनी जर्नी में काफ़ी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी सब्र किया है, काफ़ी पेशेंस आपने रखा है। और क्या पेशेंस की क्या भूमिका रहती है आपकी सफलता में, ये आप हमें बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं पहले तो ये एडमिट करूँगी कि हाँ, मुझ में भी पेशेंस की कभी कभी बहुत कमी हो जाती है, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे जब हम लाइफ में एक्सपीरियंसेस हमें पेशेंट बना देते हैं, जब हम देखते हैं कि जिन छोटी छोटी समस्याओं से हम पेशेंस लूज कर रहे हैं, हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो उनसे कई जटिल समस्याओं से घिरे हुए हैं,
जब हम उनको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इतना भी अगर हम थोड़ा सा ही पेशेंस रख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं यूथ से या मेरे अपने जो साथी हैं उनसे यही कहूँगी कि थोड़ा एम्पैथी डेवलप करिए, अगर हो सकता है तो थोड़ा सा हम ये सोचें कि जिस व्यक्ति पर हम मान लीजिए हम कहीं पे कुछ ऑर्डर के लिए ही खड़े हैं और बहुत समय लग रहा है एंड हमें ऐसा लग रहा है कि इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, ये जल्दी क्यों नहीं कर देते। हो सकता है कि वो व्यक्ति भी किसी परेशानी से जूझ रहा हो और उसके दिमाग में वो समस्याएं चल रही हों। तो यदि हम थोड़ी सी एम्पैथी डेवलप करें तो हम और पेशेंट बन सकते हैं। एंड यूथ के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज ये भी है कि वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने मकसद को लेकर, क्योंकि एक बर्डन उनके ऊपर जॉब सिक्योरिटी का रहता है। वहाँ वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, अपने पैशन फॉलो करना चाहिए। तो ये फैमिली बर्डन भी हमेशा दिमाग में लोगों के रहता है, और पेशेंस भी इंसान तभी रखता है जब एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी की टेंशन ना हो, है ना मैम। तो ये आप इस क्या एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि किस तरह हमें इस दोनों मैनेजमेंट करके आगे बढ़ना है? इस संबंध में ये इस दौर से हम भी गुजरे हैं, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल सुझाव ही दूंगी इसमें, जो मैंने ही अप्लाई किया। जब हम अपने इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं, अपने 10th 12th की एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं या कॉलेज के पढ़ाई के बारे में निर्णय ले रहे होते हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि हमेशा अपने लाइफ के ड्रीम को फॉलो करते हुए अपनी एजुकेशन को अलाइन करें। यदि जॉब सिक्योरिटी का या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मुद्दा आपके सामने आता है या आपकी परिस्थिति ऐसी है, तो आप टेम्पररीली कोशिश ये कर सकते हैं कि आप इस तरीके के किसी जॉब में इन्वॉल्व हों, या फिर उसको पार्ट टाइम जॉब के तरीके से आप उसको पढ़ाई के साथ साथ टेकअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा फाइनेंशियल बफर मिल जाए और वो आपके ड्रीम को परस्यू करने में बाधा ना बने, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। लेकिन कभी भी अपने ड्रीम को छोड़िए मत उसके लिए। ऐसा कभी मत करिए कि आपको अपने ड्रीम पर गिव अप करना पड़े, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव एक ही लाइफ है और जो आपका दिल कहे उसे परस्यू ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपका यूनिक फैक्टर है और आपकी इनर कॉलिंग है और उसे परस्यू हमेशा करना चाहिए। जैसी मैं उम्मीद कर रहा था, मुझे बिल्कुल उससे ज़्यादा मुझे अच्छा आपका उत्तर मिला। और सबसे बड़ी मेरी इच्छा है ये जानने की कि IAS के साथ साथ कोई बी प्लान भी था आपके पास कि अगर ये ना हो पाया तो वो मैं कर सकती हूँ? मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा जो भी जॉब या करियर हो वो सोसाइटी से रिलेटेड हो। तो शायद मैं अगर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाती तो आई वुड हैव अपीयर्ड फॉर इकोनॉमिक सर्विसेज और समथिंग रिलेटेड टू माय फील्ड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हमेशा से इकोनॉमिक्स में रहा है, वही मेरा ऑप्शनल भी था, तो मैंने शायद उस सब्जेक्ट में कुछ परस्यू किया होता। मैम आपकी ग्रेजुएशन शायद लेडी श्री राम जी मैं देख रहा था, और मेरी हुई है मैम रामदास कॉलेज से। ओके। तो DU का माहौल, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ऋषिकेश में ही मेरी स्कूलिंग हुई थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना, लेडी श्री राम कॉलेज मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। जिस तरीके का पर्सनल डेवलपमेंट और एवोल्यूशन मैंने वहाँ पे अंडरगो किया, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि मेरा जो करियर गोल था उसके संबंध में, बट एज अ गर्ल ऋषिकेश के माहौल में रहना और वहाँ तक का एक्सपोजर, और लेडी श्री राम कॉलेज में जब मैं गई तो वहाँ जो मुझे एक्सपोजर मिला उसमें बहुत अंतर था। मैंने बहुत कुछ सीखा और आई थिंक लेडी श्री राम कॉलेज के जो वैल्यूज़ और ईथोस हैं उसके का ही प्रभाव ये रहा कि मेरे अंदर ये जज्बा इनकलकेट हो गया कि अ गर्ल कैन डू एवरीथिंग, और जो भी फील्ड हम चुनेंगे उसमें वील मेक अ मार्क। तो आई थिंक बीइंग एन LSRian हैज़ बीन अ ब्लेसिंग। मैम CDU स्कूप के माध्यम से आप यूथ को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई विल जस्ट से कि मैं आप ही में से एक हूँ और हम सभी संघर्ष कर ही किसी मुकाम तक पहुँचते हैं। कुछ लोग बस रेखा के उस पार हैं, कुछ इस पार, और आप
लगातार अपने ड्रीम को परस्यू करते रहिए। सक्सेस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कभी ना कभी हम अपनी चोजन फील्ड में जो हमारा यूनिक फैक्टर होगा उसमें ज़रूर अपना नाम कमाएंगे। इट इज़ डेफिनेटली, मेरे को ऐसा लगता है कि सक्सेस सभी को मिलती है, सिर्फ परिभाषाएं भिन्न होती हैं। तो डू वेल एंड ऑल माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच मैम।